हमारी जो एसडीजीज हैं, जो आज के टॉपिक में डिस्कस होंगे, वो एसडीजी नंबर 12, एसडीजी नंबर 13, एसडीजी नंबर 15 जो है वो आज के वेबिनार में जो है वो डिस्कस होंगे। जो आज की हमारी स्पीकर हैं वो मिस सेरिश हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट पंजाब में होती हैं, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। बस वो जैसे ही हमें ज्वाइन करती हैं हम उनको ले लेते हैं। उनका थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है आज, तो हम उनको ले लेते हैं थोड़ी देर तक। जैसे कि आप सबको पता है कि मौसमियाती तब्दीलियां आज आज दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक संजीदा चैलेंज बन चुका है। जैसे पता ही नहीं चलता, जो है कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी ठंड ज्यादा पड़ जाती है, एकदम से बारिशें हो जाना, सैलाब का आ जाना। ये हम लोगों को लगता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का इशू है, बट ये सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये हर इंडिविजुअल का मसला है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ठीक नहीं कर सकती है इन इश्यूज को, ये हर इंडिविजुअल को अपनी तरफ से कोशिश करना पड़ेगा कि वो जो है वो अपने एंड से जो है कोशिश कर सके। हमारे साथ मिस बिस्मिल्ला इरम भी हैं, हम खानेवाल से। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो कि हमारी एक सीनियर रूरल वीमन भी हैं और जिन्होंने फ्लड पे काफी ज्यादा काम किया था। जो रीसेंट फ्लड आया था अगस्त सितंबर में, पूरे पंजाब में भी काफी इलाके उसमें मुतासिर हुए और केपी के भी काफी मुतासिर हुए इलाके। तो हम मिस बिस्मिल्लाह इरम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहती हैं। वाजिद, मिस बिस्मिल्लाह इरम का जो है माइक अनम्यूट कर देते हैं आप। मिस बिस्मिल्लाह इरम, आप अपना माइक मेरे ख्याल में खुद अनम्यूट कर सकती हैं। मैंने किया तो है। जी जी मैम, जी मैम। आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। दरवाजा बंद करो। सबसे पहले तो पौधा पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वो हमें मौसमियाती तब्दीलियों पे ना सिर्फ आगाही देते हैं, बल्कि हर सूबे से, जिले से लोगों को सूरत हाल का जो सामना होता है उस हवाले से भी बात करने का मौका फराहम करते हैं, और हम हाईलाइट करते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो किस तरह से हमें मुतासिर कर रही हैं। बात आपकी यमन बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की जद में बेपनाह मुतासिर है। उसमें अपर पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध का एरिया, सब तरफ यही सूरत हाल है। अब हम सिर्फ ये कहते रहे हैं कि ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीली है, इसके साथ हमें इस पे देखने की जरूरत है कि हमें ये हर साल जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, और हर साल वो उससे ज्यादा, पहले से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पे होती है सूरत हाल। तो वहां पे हमारा किरदार क्या है? मैं आजकल सबसे पहले आपसे जनूबी पंजाब के मौसम की बात करूंगी। मौसमियाती तब्दीलियों से हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसी तब्दीली नहीं देखी थी। सुबह के टाइम शदीद फोग होती है, सर्दी होती है, और दोपहर के टाइम शदीद गर्म सूरत हाल हो जाती है। यानी आप जो जर्सी सुबह पहन के घर से निकलते हैं वो दोपहर को नहीं आप पहन सकते, और रात मिड नाइट में जाके कुछ ठंड पड़नी शुरू होती है। ऐसा मौसम कम से कम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था, जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। अब इन मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं, हमारे यहाँ अभी तक
सर्दी में एक भी बारिश नहीं हुई, जिससे हमारी फसलें भी मुतासिर हो रही हैं, गंदम की फसल खास तौर पे, और इसके साथ इंसानों की सेहत मुतासिर हो रही है। बहुत सारे लोग फ्लू का, खांसी का शिकार हैं और बहुत सारी बीमारियां जो हैं, इवन अभी चंद दिन पहले सैलाब के मुझसे मुतासरा इलाके में जाना हुआ, तो लोग आज भी वहां पर डेंगू का शिकार हैं, मलेरिया का शिकार हैं, बच्चों में बीमारियां हैं। यानी एक तरफ तो हम देखें कि उनकी सड़कों की, इदारों की जो हालत है वो जूं की तूं है, अभी तक उस पे गवर्नमेंट ने कोई खास काम नहीं किया। लेकिन जहाँ इंसानी जिंदगी मुतासिर हो रही है, बीमारियों में इजाफा हो रहा है, और जो माए जो प्रेग्नेंट है के लिए एनवायरनमेंट बहुत डेंजरस, जुकाम और इस तरह से सांस के इशू। जो कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ है, मेरे खानेवाल में मैं देखती हूँ कि एक जंगल था, उस जंगल को अ, आबाद कर दिया गया, ज़मीन तक़सीम कर दी गई। इसी तरह से ये तो एक जंगल की कहानी है, लेकिन अगर हम खुद देखें, तो हम भी बिल्डिंग्स को बनाते वक़्त बहुत सारे दरख्तों को कुर्बान कर देते, और हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक इदारा बनाना है, घर बनाना है। इवन देहातों में अब जो सूरत हाल है कि ज़मीन को पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो दरख्तों की बहुत हिफ़ाज़त करते थे। लेकिन आज अगर यूथ से बात की जाए कि आप दरख्तों के किनारों से, वो ज़मीन के किनारों से दरख्तों को क्यों कटवा देते हैं? तो उनका कहना होता है कि इससे हमारी फसल मुतासिर होती है। अगर ज़्यादा एरिया में दरख्त लगे हुए हों, हम ज़्यादा पैदावार के चक्कर में बहुत सारे मसाइल का शिकार हो गए हैं। हालिया सैलाब से ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी मुतासिर हुई है, बल्कि मैं कहूँगी कि हमारा लाइफ़स्टॉक का सिस्टम बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। अ, हमारे बहुत सारे दरख्त बह गए, सैलाब की नज़र हो गए, उससे इलाकों में अब एनवायरनमेंट के इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ लाइफ़स्टॉक बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अभी भी सड़कों पर के किनारों पे जानवरों की लाशें पड़ी होती हैं। यानी वहाँ पे कहीं पे पानी के मसले हैं, कहीं पे जानवरों में जब बीमारियां आ जाती हैं, और उससे इंसानी खुराक और जानवरों की खुराक, ये चले इंसानों को तो हमने फौरी तौर पर कुछ ना कुछ लंच बॉक्सेस की सूरत में प्रोवाइड कर दिया या कुछ। जानवरों का जो खुराक का है, ज़ाहिर है जहाँ पर ज़मीन से पानी उतरा है, वहाँ पर ज़मीन को आबाद करके जो चारा लगाया जाता है, वो चारा 2 से 3 माह लेता है, और उससे क्या हो रहा है कि वो 2 से 3 माह में वो तब ग्रो कर सकता है कि अगर उसको मुनासिब पानी और एनवायरनमेंट मिले। और वो उन दोनों चीज़ों में इस वक़्त जनूबी पंजाब, बाकी सूरत-ए-हाल भी ऐसी ही होगी, बेहद मुतासिर है। और हो क्या रहा है कि जो साइलेज अब बहुत महँगा है, लेकिन जो तूड़ी लोगों ने अपने घरों में, ज़मीनों में वहाँ पे स्टोर की हुई थी, वो सैलाब की नज़र हो गई, और जानवरों के चारे के लिए साथ तूड़ी का होना निहायत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों हर जगह पे नहरी पानी सिस्टम नहीं है, और क्या हुआ कि बाज़ लोगों ने जो सोलर के ट्यूबवेल लगाए हुए थे जानवरों के लिए और इंसा ज़मीनों के लिए, वो सोलर ही बह गए, और अगर बह नहीं तो कम से कम वो जो जिस पॉइंट पर वो सोलर थे, वो जगह उस काबिल ही ना रही कि आप दोबारा से वहां पर सोलर इंस्टॉल कर सकें। तो इंसानों को अपनी खुराक की फिक्र है, तो फिर जानवरों की खुराक, और जानवर बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस पे काम ना किया गया, तो हमारा लाइफ स्टॉक का जो सिस्टम है, जो एक सारा सर्कल है, वो इस कदर मुतासिर होगा, उससे ना सिर्फ गोश्त महंगा होगा, बल्कि दूध भी महंगा होगा। और हमारे गांव के जो फैमिलीज होती हैं, वो बच्चों को
किसी और तरह का दूध पिलाने की बजाय मदर फीड के साथ गाय के दूध को प्रेफर करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पर जानवरों का इस तरह से मुतासिर होना, और फिर हुआ ये है कि बाज लोग उन एरिया से माइग्रेट कर गए। वो कहते हैं कि हमारे जानवरों के यहाँ बांधने की जगह नहीं है, चारा स्टोर करने की जगह नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है। जगह तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, उनके पास इतनी इनकम नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ सब्सिडीज दी जा रही हैं। उसमें एक और मसला है, मैं वो भी हाईलाइट करना चाहूंगी। बाज जगहों पर ऐसा हो रहा है कि लोगों ने मस्ताजरी पे, जिसे कहते हैं ठेके पे जमीन ली हुई थी, वो उन्होंने ठेका भी पे करना था, और फिर क्या हुआ कि सैलाब की नजर सब कुछ हो गया। वो ना वो ठेका पे करने की पोजीशन में है और ना ही वो गवर्नमेंट से क्लेम करने की पोजीशन में, क्योंकि गवर्नमेंट उनको दे रही है, उनको क्लेम देगी जिनकी वो प्रॉपर्टी होगी। अब बाज जगह पर हमारे यहाँ घोड़ी पाल मुरब्बे हैं जो अंग्रेज दौर में अलाट हुए, और उसके बाद कुछ जमीनें हैं जिन्हें हम कहते हैं सरकारी अलाटमेंट। वो जो अलाटमेंट्स हैं उन पे भी जब हम क्लेम पे जाते हैं तो वो क्लेम हमें नहीं मिल पाता। हमें से मुराद यहाँ के जिम्मेदारों को, लोगों को जो सालों साल से उनके पास वो जमीनें हैं, वो वहां पे ज़राअत के शोबे से मुंसलिक भी हैं, लेकिन क्योंकि वो बाहक सरकार हैं तो फिर वो उनको वहां पे वो फायदा नहीं मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पर वो वहां से जानवरों के साथ माइग्रेट कर रहे हैं। और बाज लोग तो मैं आजकल मंडियों को देखती हूँ कि वहां पर छोटा बड़ा जानवर लोग बेचने के लिए तैयार हैं कि हम इनको हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दूसरा ये कि जो हमारा यहाँ पर सड़कें मुतासिर हुई। अभी मैं जब मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल देखती हूँ, अभी वहां पे भी सड़कों की सूरत हाल जूं की तूं है। डेवलपमेंट का काम अभी शायद उस पे फिजिबिलिटीज बन रही हैं, सर्वे हो रहे हैं, लेकिन उन रास्तों पे आम ट्रांसपोर्ट का जाना निहायत मुश्किल है। ये मौसमियाती तब्दीलियों से मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि इंसान मुतासिर हैं, एग्रीकल्चर मुतासिर है, लाइफ स्टॉक मुतासिर है, कब्रिस्तान मुतासिर हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि ये जो दरियाओं का पानी जब हमारी ज़रई रकबों की तरफ आया है ना, तो हमारे ज़रई रकबों की ढलवान बहुत ऊंची हो गई है। जबकि पानी लगाने के लिए, नहरी पानी लगाने के लिए या ट्यूबवेल के लिए हमने जो रास्ते बनाए हुए थे, अब वो रास्ते काफी ऊंचे हो गए। और अगर दोबारा से हम बोर करवाने के उसमें जाते हैं तो उस पे इतना एक पैसे का खर्चा है कि मैं आपको क्या बताऊं। इवन हम अगर अपने फिश फार्म्स आबाद करना चाहते हैं तो उस पे भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों ने ज़राअत को, किसान को, इंसानों को इंतहाई मुतासिर किया है। हम इस वक्त लोग जो अपनी खुशी गमी की जो इवेंट्स होते थे, उनकी जिम्मेदारियों से के लिए भी माशी तौर पर बड़े परेशान है। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जो कभी खुद अपने हाथों से लोगों को देती थी, इस वक्त वो इस कदर मुतासिर हैं। और अलमिया क्या है कि हमारे यहाँ, मैं अपने जिला झंग की बात करूं या खानेवाल की, जो जहाँ पे सैकड़ों देहात मुतासिर हो गए, लेकिन उनको आफत ज़दा करार नहीं दिया। होना तो ये चाहिए था कि जब मौसमियाती तब्दीलियों ने इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को इतना मुतासिर किया, लाइफ मंजमद होके रह गई, स्कूल मुतासिर हुए, तो इन बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स की एडमिशन फीसों में उन डिस्ट्रिक्ट्स को कंसेशन दी गई जो आफत ज़दा करार दिए गए। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे नहीं पता कौन से अदाद शुमार लिए जाते हैं, लेकिन
हमने तो इंसानों को यहाँ पे बड़ी तकलीफ में देखा, बहुत मुश्किलात में देखा, तो लेकिन आफत ज़दा करार नहीं दिया गया और इससे हमारी जो रेलवे लाइन्स मुतासिर हुई, वो काफ़ी हद तक बहाली की तरफ आ गई हैं, लेकिन सड़कों की हालत ज्यों की त्यों है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इस सैलाब के बाद अदाद-ओ-शुमार आने चाहिए थे कि कहाँ पर कितने दरख्त मुतासिर हुए, कितनी सड़कें मुतासिर हुईं, ऐसा कोई सर्वे भी सामने नहीं आ रहा। हाँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से पिछले दिनों पूछा कि मुझे एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए कि कहाँ-कहाँ क्या चीज़ मुतासिर हुई, मैं अपनी आँखों से देखूँ या कोई और बयान करे उसकी बजाय गवर्नमेंट की मशीनरी अदाद-ओ-शुमार लाए, ताकि हम फिर उन इदारों में, उन शकूक में जाके उस हवाले से काम कर सकें। लेकिन एज़ सच ऐसा कोई सर्वे सामने आया नहीं। और ज़रई रकबे एक दूसरी एक पॉज़िटिव चीज़ भी है कि बाज़ हमारे इलाके जो कलर ज़दा थे, गैर आबाद थे, वहाँ पर जब ये दरियाओं की मट्टी चनाब और रावी की मिलकर आई है, तो वहाँ पर इस साल गंदम की फसल बहुत अच्छी है, जो हम अपनी देख रहे हैं। तो मौसमियाती तब्दीलियाँ मेरे ख़्याल में मैं ये समझती हूँ कि बाज़ बिज़नेस को, कारोबार को उन्होंने 100% मुतासिर कर दिया है, लेकिन उससे जैसे कोरोना में मास्क का बिज़नेस बहुत बढ़ गया था, इसी तरह से कुछ ऐसे कारोबार भी हैं, जो मेरे ख़्याल में बहुत बेहतर तरीके से ना सिर्फ़ मुतारिफ हुए हैं, बल्कि उन पे काम शुरू हुआ है और उस पे हम देख रहे हैं बीइंग ए शहरी जो ज़िम्मेदारियों की जब हम बात करते हैं ना, उसमें देखें बात ये है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। लोगों को अगर अब हम सवाल करते हैं कि जब आपको बताया गया, अनाउंसमेंट हो रही कि आप ये एरिया खाली कर दें, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आपके घर बह गए, आपकी डॉक्यूमेंट्स बह गए, बहुत सारे। तो उन्होंने कहा कि अ, हमें ये पता था कि हमारी ज़िंदगी में इस साइड पे पानी कभी नहीं आया। मैं समझती हूँ कि मौसमियाती तब्दीलियों की ज़द में अब वो इलाके भी आए कि जहाँ पर पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि यहाँ पे सैलाब का पानी आएगा। उसकी एक वजह ये थी कि ना सिर्फ सैलाब का पानी था, बल्कि ऐसी बारिशें जो शायद थमने का नाम नहीं लेती थी और उन बारिशों की वजह से दरियाओं का, डैम्स का जो है पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। अब यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोगों को ना सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों में बल्कि कम्युनिटी में रेस्क्यू की कुछ ट्रेनिंग्स दिलवाएं। लोगों को एज ए वॉलंटियर जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं और उसमें यूथ को और बुजुर्गों को एतमाद में लेने की बेहद ज़रूरत है। यूथ का कॉन्फिडेंस और बुजुर्गों के जो है खदशात वो दूर करने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसी सूरत हाल जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की जद में क्या-क्या चीज़ मुतासिर हो सकती है और ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है। मैं एक एग्जांपल दूंगी अभी लास्ट वीक मैं एक जगह पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई तो उन्होंने बताया मुझे कि हमारे ये जो बुजुर्ग हैं ये 4-5 दिन भूखे रहे लेकिन इन्होंने घर नहीं छोड़ा और उसके बाद इनकी सेहत बहुत मुतासिर हुई, ये डिप्रेशन का शिकार हो गया बहुत कुछ। तो इस वक़्त रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स के हवाले से हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है और दूसरी तरफ ज़ाहिर है इस वक़्त तो सर्दी है, जो फरवरी मार्च में जो शजरकारी का जो मौसम हो, उसमें हंगामी बुनियादों पे दरख्त लगाने की ज़रूरत है क्योंकि दरख्त ज़मीन को सपोर्ट देते हैं और इन्वायरमेंट को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक़्त जितने लोगों को साँस की बीमारियाँ हैं,
हमारे यहाँ एक इलाका है यहाँ पे धिरखाना, वहां पर दरख्त 80% खत्म हो गए। और आप यकीन जाने कि इस वक्त अभी पिछले दिनों हमने मेडिकल कैंप लगाया तो वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा सांस का इशू था, और उससे जो है पानी जो खड़ा है उस पानी से डेंगू और मलेरिया के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस वक्त लाइफ स्टॉक के फरोग के लिए इन सैलाबी इलाकों में जानवर जानवर दिए जाएं, छोटे जानवर दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे जानवर जो हैं वो कुछ लोगों ने उस वक्त सारी सूरत हाल में जानवर बेच भी दिए। तो अब उनके पास देहातों में ना 2-3 जरिए होते हैं आमदन के। वो जानवर का गोश्त और दूध बेचकर गुजारा करते हैं, अंडे बेचकर, इस तरह से। लेकिन अब वो सूरत हाल बहुत ज्यादा मुतासिर होगी है। यहाँ पे बहुत जरूरत है कि हम इसके लिए कोई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो इनिशिएटिव लें। देखें, देहात में लोग जो होते हैं वो खुराक का किसी न किसी तरीके से जरिया कर लेते हैं, लेकिन उनका जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए इस वक्त जरूरत है वो शायद उनके मकान बनाने से भी पहले उनकी जमीनें और जानवर, इन दो चीजों पे अगर फोकस कर दिया जाए और वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेके चल सकेंगे। और एक चीज और है कि मैं जो देख रही हूँ, सैलाब से मुतासरा और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर लोग अपने बच्चों को और खसूसन बच्चियों को एजुकेशन से बहुत दूर जा रहे हैं। अगर सिर्फ इन्हीं 3 माह का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ही स्कूलों में डेटा कंपाइल करवाया जाए तो उससे पता चलेगा कि इस दौरान ड्रॉप आउट की रेशो बहुत ज्यादा हुई है। एक तो है जो लोग माइग्रेट कर गए, दूसरा लोगों के पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं, तो वो बच्चे को स्कूल कैसे भेज। तो उससे वो चीज बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। और अगर खुदा ना करे कि नेक्स्ट ईयर भी हमें ऐसी सैलाबी सूरत हाल को का सामना करना पड़ गया, जो कि लग रहा है क्योंकि सच कोई इस तरह से इंतजामात हो नहीं रहे, तो फिर हमारी जो क्लाइमेट के साथ जो बच्चों की एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। लोग ना तो हुनर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन सैलाबजदा इलाकों में हुनर के हवाले से कोई इंस्टीट्यूट मैंने नहीं देखे। मेरे पास 110 मौजाजात मुतासिर हुए, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, कहीं एक दो होंगे, ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी बनाने की जरूरत है कि जहां पर वो और कुछ नहीं तो खुराक को पैकिंग के हवाले से छोटे छोटे इनिशिएटिव लेकर वो अपना जो काम है उसको बढ़ा सके। क्योंकि लाइफ स्टाइल ने जब एग्रीकल्चर को मुतासिर, वो इन्वायरमेंट ने जब एग्रीकल्चर को मुतासिर किया, तो हमारी जमीनों से अब वो पैदावार भी नहीं हो रही। हमें मुतबादिल किसी न किसी सूरत हाल जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हो उस पे जाने की जरूरत है, बजाय उनको हम ये कहें कि वो कोई ऐसा टेक्निकल काम सीखे, मसलन ऑनलाइन अर्निंग, या वो ख्याली बातें। देखिए, उस पे आते हुए देहातों को टाइम लगेगा। जो उनके इलाके की का काम है अभी उस पे फोकस करने के, हर इलाके का अलग है। जैसे चकवाल में मूंगफली का बिजनेस बहुत जबरदस्त हो सकता है, इस तरह से खाने वाल में अगर हम देखें तो मकई है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकता है। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रिसर्च के उनके इंस्टीट्यूट होते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस वक्त हम किस चीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वालेकुम सलाम सेरिश, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन कर लिया। जी मैम, बिस्मिल्लाह। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती खतरात से मुतासिर मुल्क बन चुका है अब। और सैलाब और हीट वेव और पानी की कभी कमी हो जाती है, कभी वो एक्स्ट्रा हो जाता है, इन जैसे मसाइल। और सबसे ज्यादा इन सारी सिचुएशन में जो है वो ज्यादा मुतासिर जो है वो गरीब अफराद जो होते हैं वो, और हमारे जो किसान होते हैं, किसान अफराद हैं वो, और हमारी जो खवातीन हैं वो इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। आप ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू सो मच। हाँ, हमारी जो आज की स्पीकर हैं मिस सेरिश, उन्होंने ज्वाइन किया। आप वेलकम सेरिश आज के वेबिनार में। तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उन सबको मैं वेलकम कहना चाहूंगी। वेलकम टू ऑल। और मिस समीना नज़ीर जो कि पौधा की ईडी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम मैम। अगर मैम समीना आप आज के टॉपिक पे कोई कंट्रीब्यूशन करना चाह रही हैं तो प्लीज आप बात कर लें, फिर हम अपनी स्पीकर को टाइम दे देते हैं। मैम समीना, आपको मेरी आवाज आ रही है? वाजिद मैम समीना को चेक कर लें, अगर वो अवेलेबल हैं, बात कर सकती हैं तो। जी अस्सलाम वालेकुम एमन और बिस्मिल्लाह और तमाम साथियों को सलाम। और मैं सुन रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। बिस्मिल्लाह इरम ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की है और अब मैं चाहूँगी कि आप स्पीकर को इनवाइट करें ताकि हम ये सिलसिला जारी रखें। क्या हमारे साथी नाड़ा मुगला से ज्वाइन किया है उन्होंने, जो मेहमान हैं और पौधा की टीम है? हमजा ने ज्वाइन किया है तो मैं भी, उन्होंने लगा दिया होगा। मैं चेक करवाती हूँ। हमजा थैंक बताइए नहीं मैडम, हमें। नहीं ज्वाइन किया। अच्छा चले, हम उन्हें भी लाते हैं। एक डेलीगेशन विजिट कर रहा था हमारा फार्म, तो हमने उन्हें कहा था कि आप ज्वाइन करें। तो वाजिद आप हमजा से कोऑर्डिनेट करें। ओके, मैडम थैंक यू हमजा सो मच। G10 में है। नहीं, फिर आप सेरिश, फिर बख्तावर से कोऑर्डिनेट करें, बख्तावर से। सेरिश मैं वेलकम करना चाहूंगी आपको आज के वेलकम वेबिनार सैरिश। में। थैंक यू, और थैंक यू। और सेरिश जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट पंजाब से। और सेरिश का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है। वेलकम सेरिश। और मैं चाहूंगी कि आज के टॉपिक पे आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर लीजिएगा हमारे साथ, हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ। थैंक यू। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सॉरी, सबसे पहले तो माजरत इनकन्वीनियंस के लिए। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट का इशू बन गया था, मैं रास्ते में थी, ट्रेवल कर रही थी, तो इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा ग्लिच हो गया, वो जैमर्स की वजह से। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबसे माजरत करती हूँ लेट आने पे। मेरा नाम सहरिश है, जैसे एमन ने आपको बताया है। और सबसे पहले तो मैडम समीना, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसा हो गया, आपसे मुलाकात नहीं हुई। जी सैरिश, नाइस टू सी यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू यू। ओके, ओके, ओके। मेरा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ ब्रीफ सा अपना। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, मेरा नाम सहरिश तालिब है और मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। और इस टाइम पे मैं रावलपिंडी डिवीजन में डायरेक्टर ऑफिस में काम कर रही हूँ, यहाँ पे सर्विसेज दे रही हूँ। मेरा जो महकमा है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, महकमा ज़राअत तोसी से मेरा ताल्लुक है। और बेसिकली पंजाब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का मेन पर्पस जो होता है, जैसे हमारी जो सबसे मेजर डीलिंग जो है वो किसानों के साथ है, काश्तकारों के साथ। और हमारी मैक्सिमम जो काम है वो काश्तकारों से डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है। सो मेजॉरिटी हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ वर्किंग है वो ये है कि हम फार्मर्स तक गवर्नमेंट की तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम पॉलिसीज, तमाम जो उनके से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो फार्मर्स तक पहुंचाते हैं, उनके डोर स्टेप्स तक। तो हमारा सेटअप ऐसा है कि मैं अगर थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊं, तो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेज हैं, जो स्ट्रक्चर है काम करने का, वो तहसील और मरकज लेवल तक है। हमारे
सेरिश का आई थिंक इंटरनेट का इशू हो गया है। तो जब तक सेरिश वापस आती हैं, वाजिद आप प्लीज सेरिश को एक दफा कॉल करके चेक कर लीजिएगा। हमारे साथ हमारी सीनियर रूरल वीमन है कसूर से, मिस इरशाद सफदर, जिन्होंने फ्लड पे काफी ज्यादा काम किया है रिसेंटली, जो कसूर में फ्लड आया था। तो मैं मिस इरशाद सफदर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो प्लीज अपना बता दीजिएगा थोड़ा सा इस टॉपिक पे कि वो क्या समझती हैं। मिस इरशाद, आप प्लीज अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके टॉपिक के हवाले से बात करेंगी। मिस इरशाद सफदर, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आपका माइक अनम्यूट है। हेलो। जी सेरिश, सेरिश आपकी आवाज आ रही है अब। जी सेरिश, आप बात कर लीजिएगा। जी जी। वाजिद, इरशाद सफदर का माइक म्यूट कर दीजिएगा, उनकी आवाज वैसे भी नहीं आ रही थी। जी ओके सेरिश। जी। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको अपने डिपार्टमेंट जो हमारा है उसका सेटअप का बताया है, जहाँ जहाँ हमारे ऑफिसेज हैं जो कायम है, जहाँ जहाँ जिन जिन तहसील मरकज और डिविजनल लेवल पे। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्लाइमेट रिजिलियंस, कंजर्वेशन और इकोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और जैसे मेरा भी ताल्लुक महकमा ज़राअत से है, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान तो बेसिकली वैसे ही ज़री मुल्क है। तो ज़री मुल्क होने की निस्बतन हमारा ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। और ज़राअत के शोबे के अंदर जितनी भी जिद्दत और जितनी भी तरक्की की ज़रूरत इस टाइम ज़राअत के शोबे में है, शायद ही किसी कोई और शोबा ऐसा है जिस की या कि मैं आपसे बहुत सी प्रैक्टिकल और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें शेयर करूंगी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट इस टाइम पे ज़राअत के लिए क्या कर रही है, खुसूसन पंजाब गवर्नमेंट। क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब गवर्नमेंट से है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम कौन कौन से स्टेप्स ले रही है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही है, कौन से उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे आपको ये अंदाज़ा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर में कैसी इन्वेस्टमेंट चल रही है, कितना उनका इंटरवेंशंस हैं जो एग्रीकल्चर को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। अगर मैं आपको, इवन कुड यू प्लीज गिव मी अ फेवर, अगर आप स्लाइड शेयर कर लेंगी, मेरे इंटरनेट का बहुत ही अनस्टेबिलिटी है, तो माइट बी इट इज नॉट जी पॉसिबल फॉर मी टू पेरिस, शेयर। हमने स्लाइड्स शेयर की हुई है, मे बी आपकी स्क्रीन में भी नजर आ रही होगी। आपकी फर्स्ट स्लाइड जो है वो वाजिद स्क्रीन पे ओके नजर आ रही है स्लाइड्स? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ ओके। ओके। अच्छा, ऐसा है कि पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं हमारे पास रनिंग हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर चुके हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और स्पेशली इन प्रोजेक्ट्स में खवातीन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारी जो खवातीन फार्मर्स हैं, जो खवातीन काश्तकार हैं, या जो भी काश्तकारी के किसी भी लेवल के ऊपर इन्वॉल्वमेंट है उनकी, उनको किस तरह से इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किस तरह से उनको प्रायोरिटाइज कर रही है गवर्नमेंट, और किस तरह से कोशिश कर रही है कि ऐसी खवातीन जो हैं उनको उजागर, उनको जो है वो प्रोमिनेंट बनाया जाए, ताकि हम बाकी जो है वो उन लोगों को, बाकी फीमेल को भी अट्रैक्ट कर सकें। अच्छा, इस इनिशिएटिव्स के अंदर सबसे पहले जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम थी वो किसान कार्ड स्कीम थी। किसान कार्ड स्कीम बेसिकली लोनिंग स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो काश्तकारों को, जो कोई भी काश्तकार जो 1 एकड़ से मालिक, क्योंकि पोटोहार रीजन है तो आपको भी पता है, और जैसे आप सब लोग जानती हैं कि पोटोहार रीजन के अंदर जो है लैंड ओनरशिप जो है, मलकियत जो है वो बहुत कम होती है एकड़ के अंदर, 1 एकड़ तक से मिनिमम। तो इसीलिए पोटोहार रीजन के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है लोनिंग की, बेसिकली वो मिनिमम 1 एकड़ है। 1 एकड़ से लेकर अब आपके 10 एकड़ जितने भी एकड़ हैं, तब उनके ऊपर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लोन दे रही है फार्मर्स को।
और लोन की जो म्याद है, रकम है, वो 3 लाख रुपए तक इंक्रीज कर दी गई है। पहले ये 1.5 लाख दिया जाता था। इसके भी 2 प्रोसीजर्स होते हैं, रबी फेज में और खरीफ फेज में। तो रबी किधर चले गए? योर लैंड एकड़ आगे। 1.5 लाख रुपया रबी की फसल को फार्मर जो है वो उस 1.5 लाख रुपए से अपने जितने भी खर्चात हैं, वो चाहे फर्टिलाइजर के हैं, खाद के हैं, बीज के हैं या अद्वियात के हैं, वो पूरे करता है। और रबी की जब फसल कट जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद उसने वो रकम वापस करनी होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बिला सूद है, कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं है। जितना आप फार्मर को गवर्नमेंट देगी, उतना ही फार्मर गवर्नमेंट को वापस पे ऑफ करेगा। अब ये इंसेंटिव हमने लास्ट ईयर रबी सीजन में स्टार्ट किया था और सक्सेसफुली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे पहले इस क्राइटेरिया में किसान कार्ड स्कीम में किसान कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी पड़ती है फार्मर्स को, और उन्होंने प्रॉपरली अप्लाई करके अपने कार्ड बनवाए थे और उस कार्ड की बेसिस के ऊपर फिर उनको लोन दिया गया था। अब जितने भी हमारे किसान कार्ड होल्डर्स हैं, वो हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, वो किसान कार्ड के अलावा भी जो भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, उन सब स्कीम्स के लिए वो एलिजिबल होते हैं, अहल होते हैं, वो तमाम स्कीम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ उस किसान कार्ड के जरिए। अब इस किसान कार्ड में जितनी भी लोनिंग हुई है, वो फार्मर्स ने रबी सीजन के एंड पे, या जो हमारी रावलपिंडी डिवीजन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो 98% रिकवरी हो गई है। मतलब 98% रबी सीजन के अंदर जिन फार्मर्स को लोनिंग डिस्पर्स की गई थी, लोन डिस्पर्स किया गया था, उन्होंने फार्मर से रिकवरी भी हो गई है। जो ही फार्मर अपना लोन रीसबमिट करवाता है, जमा करवाता है बैंक में, उसको खरीफ के सीजन की जितनी पेमेंट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है। सो ये ऑटोमेटिकली प्रोसीजर है, जो ही आप रबी के पैसे सबमिट करवाएंगे, आपको खरीफ के ऑटोमेटिकली आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सो लोनिंग इज, ये जो पहला और प्राइम इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रोजेक्ट था, उसकी एक मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है, अब ये स्कीम अभी रबी रनिंग है, तो ये जो अभी आपके सामने स्लाइड चल रही है, इसके अंदर ये हमारा एक ट्रिकर चला था। जिन लोगों ने हमसे लोन लिया हुआ था, 15 दिसंबर तक उनको डेडलाइन दी गई थी। पहले डेडलाइन 10 दिसंबर थी, फिर उन्होंने एक्सटेंड करके 15 दिसंबर कर दिए, कि ताकि काश्तकार जो है वो आराम से अपने जितने भी पैसे लिए हुए थे वो वापस कर दें, ताकि नेक्स्ट फेज के पैसे उनके अकाउंट्स में आ जाए। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अच्छा, इसमें बताने की मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी फीमेल फार्मर्स थी जिनके किसान कार्ड हमारे पास बने हुए, और ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जब कोई फीमेल आकर हमसे किसान कार्ड बनवाती है। वो होपफुली कभी नियर फ्यूचर अगर दोबारा हमारी आपसे कभी मुलाकात हुई, तो मैं एग्जैक्ट फिगर भी आपके साथ शेयर करूंगी और नाम भी शेयर करूंगी जिन फीमेल फार्मर्स ने किसान कार्ड बनवाए थे, और फुल इन्वॉल्वमेंट थी इस प्रोजेक्ट, इस स्कीम में, इस इनिशिएटिव के अंदर। इसके बाद हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है, इस टाइम पे ज़राअत सब जगहों पे मशीनरी से हो रही है। लैंड मैन पावर अब ना होने के बराबर हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सब डिजिटल सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं। तो उस हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव था, जिसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किए थे सब्सिडी के ऊपर, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर जो होता था वो 10 लाख रुपीस होता था। 10 लाख रुपया गवर्नमेंट, बाकी फार्मर अपना शेयर एड ऑन के उसको ट्रैक्टर मिल रहा था ऑन सब्सिडी। 523 ट्रैक्टर लास्ट ईयर में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं रावलपिंडी डिवीजन में, जिसके 6 अजला आपको पता है, चकवाल, जेलम, अटक, तलागंग और मरी। इन 6 अजला में 523 ट्रैक्टर्स सब्सिडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और इस साल अब 530 ट्रैक्टर्स मजीद आए हुए हैं जो कि डिस्पर्स हो रहे हैं। अब तक 480 हम कर चुके हैं और रिमेनिंग अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। इसमें भी हमारी फीमेल की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन बहुत मिनिमम है। 1 या 2 ऐसे हैं जो किसी फीमेल के नाम पे गए हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो डायरेक्टली उनके हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे लिए गए हैं, बाय नेम उनका चल रहा है, फीमेल्स का नाम चल रहा है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आप सबको भी एक अंदाज़ा हो कि फीमेल की इन्वॉल्वमेंट हमारे इनिशिएटिव्स के अंदर है। इसके अलावा
अच्छा जो सर, हम यहाँ पे अपनी जो ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपने इतनी अच्छी स्कीमें बताई हैं, ऊपर किसान वाली भी और ये भी, जिसमें 5:30 आप लोगों ने टिकटर्स जो है वो किसानों के लिए अनाउंस किए हैं। तो जितने भी पंजाब से लोग हमें यहाँ पे किसान खवातीन हमें सुन रही हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपके एंड पे कोई क्वेश्चन हो सेरिश से तो वो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। बल्कि यहाँ पे सैरिश आपको मैं भी बता भी सकेंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वो भी सैरिश आप प्लीज इनको बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देती हूँ और साथ में मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जैसे मैंने किसान कार्ड का आपको बताया है कि 1 एकड़ का मालिक होना ज़रूरी है और 1 एकड़ से लेकर अबव जितनी भी आपके पास ज़मीन है आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा सिर्फ किसान कार्ड होना चाहिए और किसान कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने किसी भी अपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का नेटवर्क जो है वो मरकज लेवल तक है। तो अपनी किसी भी नियरेस्ट तहसील में जाके किसी तहसील ऑफिस में आप खुद को रजिस्टर करवाएं और उसमें रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसीजर नहीं होता, वो आपसे डिटेल ले लेते हैं। हमारा फील्ड असिस्टेंट कॉल पे भी आपकी डिटेल लेके आपको रजिस्टर कर सकता है। और उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं कि अगर आपका रजिस्टर्ड मोजा है, फॉर एग्जांपल आपका मोजा रजिस्टर्ड है, तो आपको ऑटोमेटिकली वन हैंड आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा, आपकी डिटेल्स ली जाएंगी, आपकी सारी डिटेल के जी, तो उस पे भी आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है किसान कार्ड के लिए। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब ज़्यादातर ये इश्यूज आते हैं कि किसी को रिप्लाई नहीं आता, किसी की रजिस्ट्रेशन प्रॉपर। इससे बेहतर ये आसान हल है कि अगर आप किसी भी तहसील, नियरेस्ट तहसील ऑफिस में जाकर या ऑन कॉल, जो आपका नियरेस्ट तहसील ऑफिस है उनको ऑन कॉल आप लेकर आप रजिस्ट्रेशन अपनी इजीली करा सकते हैं। वंस आप रजिस्टर हो गए, आपको किसान कार्ड इशू हो गया है, आपका किसान कार्ड की इंफॉर्मेशन वो ले लेंगे और फिर आपका किसान कार्ड HBL बैंक के थ्रू बनेगा और बनकर आपके तहसील ऑफिस में आएगा, वहां से आप रिसीव करेंगे अपना कार्ड। वंस आपके पास कार्ड आ जाता है, फिर आप हर तरह की सब्सिडी के लिए, स्कीम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप जब चाहें किसी भी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन जो प्री रिक्विजिट है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है किसान कार्ड बनवाना। तो सबसे पहले आप सबको किसान कार्ड बनवाना पड़ेगा। आप कोशिश करें, अगर जो खवातीन जिनके पास कुछ भी मलकियत है जमीन की, तो वो बनवा लें, किसान कार्ड बनवा लें। तो उससे ये होगा कि आपके लिए एलिजिबल। और जैसे आपको मैंने ट्रैक्टर की स्कीम के लिए बताया है, तो वहां पे हमारे पास 10 एकड़ तक के जो मालिकान हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैरियर है क्योंकि हमारी फीमेल फार्मर्स इतनी बड़ी मलकियत की ऑनरशिप नहीं रखती, क्योंकि मुझे ये अंदाजा है, जितना अर्सा हो गया मुझे भी काम करते हुए, 8वां साल जा रहे हैं डिपार्टमेंट में, तो आई नो कि हमारी फीमेल्स के पास ऑनरशिप नहीं है। हम सबके पास, हम काम जरूर कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व जरूर हैं, हम अपना पूरा हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन फीमेल के पास एग्रीकल्चर लैंड की ओनरशिप नहीं होती, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है किसी भी जगह का। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बात बहुत जगहों पे हाईलाइट की जाती है और बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग तक ये बात पहुंचाई गई है कि ये ओनरशिप वाला मामला जो है वो इसको एक्सक्लूड किया जाए और हमारे जो मज़ारे हैं, हमारे ऐसे लोग जो टेनेंट्स हैं, उनको भी इन पॉलिसी, इन प्रोजेक्ट्स में, इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व किया जा सके ताकि वो भी फायदा उठा सकें। तो इन जो नियर फ्यूचर में होपफुली हम देखेंगे कि हमारे जो मज़ारीन हैं, स्पेशली जो टेनेंट्स हैं, उनको भी ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जो है वो इन स्कीम्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको इस मैं आपको अगर प्रोजेक्ट्स बताऊं तो बहुत सारे चल रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन मैं क्योंकि मेजोरिटी आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली है वो आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वो है हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स का। पंजाब गवर्नमेंट ने इट्स सेकेंड ईयर जब हम कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर इंटर्न्स को है वो हायर कर रहे हैं, और जिनमें बड़ी तादाद हमारे पास फीमेल इंटर्न्स की हैं जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने अभी BS करके पास आउट हुए हैं। उनको पंजाब गवर्नमेंट हायर कर रही है और 60,000 पेमेंट के ऊपर, और वो प्रॉपर डिपार्टमेंट में आके हमारे साथ काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फार्मर्स के पास जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें क्या हुआ है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि जो हमारी फीमेल तक फील्ड में रसाई है ना, वो बड़ी अच्छी होगी। अब जो हमारे पास बच्चियां आ रही हैं, जो हमारे पास फीमेल इंटर्न्स आ रही हैं,
51 के करीब फीमेल इंटर्न्स इस टाइम पे रावलपिंडी डिवीजन में काम कर रही है। टोटल 102 हैं और मेजॉरिटी हमारे पास फीमेल्स की है। तो अब उनका फील्ड में एक्सपोजर और उनकी फील्ड में आउटरीच जो है ना फीमेल फार्मर्स तक की, वो बहुत बढ़ गई है। तो उनकी वजह से हमारे पास सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लैकिंग है वो ये है कि हमारे पास फीमेल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स बड़ी लिमिटेड हैं। ऑल्दो हम पिंडी में हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल मैं पंजाब में बात करूँ तो बहुत लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड होने की वजह से जाहिर है हम फील्ड में निकलते ही बहुत लिमिटेड जगहों पे हैं, तो उस वजह से एक्सपोजर भी कम होता है और आउटरीच भी कम होती है। लेकिन अब चूंकि इंटर्न्स की वजह से हमें ये बहुत सपोर्ट मिल गई है कि जो फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो हमारी आउटरीच भी बढ़ गई है। हम फीमेल फार्मर्स को भी अप्रोच करते हैं, ना सिर्फ फीमेल फार्मर्स को लेकिन ओवरऑल फार्मिंग कम्युनिटी को अप्रोच करने में भी बड़ी आसानी हो गई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को। सो इट्स अ बिग इनिशिएटिव जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इस टाइम पे चल रहा है। और इसमें यह है कि यूथ भी इन्वॉल्व हुई है और यूथ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक तो यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट थी और स्पेशली जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स थे उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। और बहुत सारे हमारे जो किसान घराने थे उनकी बच्चियां भी इस टाइम पे हमारे पास इंटर्नशिप करी और ये सुन के बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो खुद फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग कर रही होती हैं और चिकवाल जिला मटक और इनसे आई हुई हैं, तो इसको देख के बड़ी खुशी होती है। अच्छा, इसके अलावा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स भी हो गए हमारे पास इंटर्नशिप स्कीम के अलावा। सबसे इम्पोर्टेंटली अब मैं आपको अगर फसलों की बात बताऊं जो कि हमारा मेन कोर है, तो पंजाब गवर्नमेंट जो है इस टाइम ऑल ओवर द पंजाब पहले हमने गंदम की नुमाइशी प्लॉट लगाते हैं। ये बातें बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी, स्कीम्स का भी पता होगा, प्रोजेक्ट्स का भी पता। बताने का मकसद ये है, मुझे आपके साथ ये सब चीजें डिस्कस कर इसलिए मैं कर रही हूँ कि हमारी जो फीमेल फार्मर्स और मेल फार्मर्स तो हमारे 90% ऐसे होते हैं कि जिन्हें अंदाजा भी हो गया, और अब जिन्हें नहीं भी था, अब सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हमारे डिपार्टमेंट्स के, उसके अंदर बहुत तेजी से ये जो है सर्कुलेट होते हैं, ये जाती हैं। लेकिन हमारी फीमेल फार्मर्स तक की रसाई कम है, और आपका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव और अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें मैं देख रही हूँ सारी ही फीमेल्स हैं और बड़ी खुशी हो रही है बात करके भी। बिल्कुल सरिश, इस वेबिनार का भी मकसद यही है कि हमारी जो खवातीन है, और ये वेबिनार सिर्फ खवातीन के लिए है, तो हम चाहते हैं कि खवातीन ये सुने और ये जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या जो भी स्कीम्स हैं उनको अवेल कर सकें। जी बिल्कुल। अच्छा जी, जो क्रॉप से रिलेटेड था उनमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी गंदम, क्योंकि हम पोटोहार की जो है वो मेन क्रॉप है, ऑल ओवर द पंजाब भी मेन क्रॉप है। लेकिन गंदम के ऊपर जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। इसमें सबसे पहले गंदम की नुमाइशी प्लॉट लगाए जाते हैं और वो हर साल तकरीबन लग रहे होते हैं। 1 एकड़ तक की जमीन का, जिसके पास 1 एकड़ तक की जमीन है, कोई मालिक है, वो हमें प्रॉपर अप्लाई करता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, अखबार में भी आ जाती है, डिपार्टमेंट भी सर्कुलेट करता है। जब वो 1 एकड़ के मालिक जो है वो अपना एप्लीकेशन दे देते हैं, उसकी सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए क्राइटेरिया सिर्फ इतना सा होता है कि उसकी जमीन जो हो वो रोड के करीब हो, बिल्कुल बाइफरकेट ना हुई हो, एक प्रॉपर मतलब 1 एकड़ का ब्लॉक, कंप्लीट 1 एकड़ का ब्लॉक होना चाहिए, और नियरेस्ट टू ऐसी जगह पे होना चाहिए, प्रोमिनेंट प्लेस पे, जहां बहुत सारे लोग वो जो सर्वे देख सकें, वो टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट वहां पे लगवाता है, जिस तरह से क्रॉप को लगवाता है, जो सर्विसेज देता है, ताकि वो बाकी लोग देख सकें इर्द गिर्द के, या उसके इलाके के लोग, उस यूसी के लोग, उस मरकज के लोग। सो वो सिलेक्शन के बाद हमारा ये होता है कि फार्मर्स को जितनी भी इनपुट वगैरह वो स्टार्टिंग में लगा देता है, उसके बाद जब वो एंड खत्म हो जाता है तो 10,000 से 15,000 के दरमियान जो है वो डिपार्टमेंट उसको पे करता है, पे बैक करता है। उसका प्रोड्यूस फार्मर की अपनी होती है, सिर्फ हम उस प्लॉट के ऊपर लेटेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वीट है, तो वीट को की जो तरीका का जो लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें हम वीडीसाइड्स का स्प्रे, फर्टिलाइजर का यूज, अच्छा सीड यूज और ये तमाम चीजें वहां पे अप्लाई करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। सो वो फार्मर जो हमारा होता है, जो जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है, उसके थ्रू वहां पे अप्लाई करवाते हैं ये सब चीजें, और वो फार्मर जो होता है वो हमारा होस्ट फार्मर होता है, और उसके थ्रू हम जो उसकी कम्युनिटी में इर्द गिर्द में ये तमाम इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करते हैं, और इन द एंड उस फार्मर को इंसेंटिव के तौर पे 10,000 रुपीज दिए जाते हैं, ताकि वो जो है वो ये हमारी इंसेंटिव का जो है ना वो प्लस पॉइंट है। दूसरा जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पूरे पंजाब में यील्ड कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। तमाम फार्मर्स जिन्होंने अपनी गंदम लगाई हुई होती है, उनके जिस जिस फार्मर की एप्लीकेशन, इसी तरह से एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास, और एप्लीकेशंस में से फिर हमारी कमिटीज होती हैं तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे। वो कमिटीज जाकर ऑन ग्राउंड जब
गंदम काटी जाती है तो तब वो वहाँ पे जाके कैलकुलेशंस करते हैं, उनकी जितनी यील्ड आती है, जितनी प्रोडक्शन आती है, उस प्रोडक्शन की बेसिस पे विनर डिसाइड किए जाते हैं, कमेटीज डिसाइड करती हैं। और इसके अंदर एक इदारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नहीं, बहुत सारे इदारे होते हैं, इदारा शुमारियात भी होता है और बाकी इदारे भी शामिल होते हैं। वो मिलके डिसाइड करते हैं, जो विनर होता है उसको लास्ट टाइम 10 लाख रुपीस जो है वो बतौर इनाम दिया गया है, और सेकंड विनर को 7 लाख रुपीस और थर्ड विनर को सब्सिक्वेंटली 5 लाख रुपीस जो है वो इनाम दिया गया। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है और ये तकरीबन हर साल होता है। हर साल गंदम की जो है वो पैदावारी मुकाबले किए जाते हैं और इन मुकाबलों में जो जीतता है वो इतना इनाम पाता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बताने का मकसद ये था कि हमारे वो फार्मर्स जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो फ्रेश सीड सर्टिफाइड सीड लेकर प्रॉपर वीडिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, प्रॉपर तरीके से साथ जो भी हमारी टेक्नोलॉजी होती है उसके मुताबिक गंदम लगाते हैं और उसको हार्वेस्ट करते हैं, और उनकी अगर यील्ड अच्छी आती है तो उसके बेसिस के ऊपर उनको ये इनाम दिया जाता है। और हमारे मैक्सिमम जो होते हैं वो इनाम फतेह जंग से लास्ट टाइम हमारा विनर था, फर्स्ट विनर। सेकंड विनर हमारा रावलपिंडी से कहूटा से था, और थर्ड विनर कलर सईदान रावलपिंडी तहसील से था। सो हर डिवीजन के अंदर ये प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। सो ये वीट के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वीट, इसी तरह से शुगर केन के भी हो रहे होते हैं, इसी इसके तरह हर से डिवीजन में अलग अलग आप लोग 3 लोगों को ये प्राइस दे देते हैं या फिर क्या है ये? मोस्ट ये होता ही है कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना प्राइस होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में 3 विनर्स होते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने प्राइसेस देता है। इसी तरह ओके। पंजाब लेवल पे फिर टॉप जो होता है उसका पंजाब लेवल पे भी नाम होता है। ओके, ग्रेट। ओके। जी, ये हमारा रेगुलर फीचर है और ये हमेशा डिपार्टमेंट में मतलब राउंड द ईयर हर साल एनुअल लेवल पे ये जो है ना प्रोग्राम हमारा चलता रहता है। ये यील्ड कॉम्पिटिशन्स हमारे चलते रहते हैं। अब इस दफा जो है ना सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने, मैं आपको ये बताना चाहूंगी एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में मैं ये जान सकती हूँ कि हमारी ऑडियंस में पोटोहार से कितने लोग होंगे और बाकी पंजाब का क्या रेशो है? सो क्योंकि मैं मोर प्रिसाइसली अपने एरिया को कवर कर रही हूँ। हमारे ऑडियंस में पोटोहार रीजन के काफी ज्यादा है ऑडियंस, बल्कि पंजाब से ज्यादा ऑडियंस है, मुल्तान से भी है, ओके। पिंडी से भी है, अभी सिंध से भी हमारे साथ हैं, और चकवाल से भी हमारे पास ऑडियंस है, बल्कि आज चकवाल भी हमारा एक डेलीगेशन गया है, तो वो भी होपफुली ये सुन रहा होगा वेबिनार। ओके ओके ओके। फिर इसका यही है कि बस फिर मैं आपको ओवरऑल भी लाइक वाइज जो मैं आपको ये पोटोहार का बता रही हूँ कि मैं रावलपिंडी डिवीजन से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन अदरवाइज ये सेम एक्टिविटीज जो हैं वो ऑल ओवर द पंजाब चल रही हैं। सो मतलब ये एप्लीकेबल है कहीं पे भी आप हैं पंजाब के किसी भी हिस्से में, तो ये सारी एक्टिविटीज वहां पे भी चल रही हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो मैं अभी आपको बता रही थी कि पोटोहार के लिए पर्टिकुलरली इसलिए मैं बताने लगी थी कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर हमने उस पर बहुत काम किया है, और पोटोहार की को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि पोटोहार में एग्रीकल्चर नहीं होती, लेकिन पोटोहार इज थर्ड या फोर्थ मोस्ट वीट प्रोड्यूसिंग डिवीजन है, रावलपिंडी डिवीजन। लेकिन ये प्रिज्यूम किया जाता था, लेकिन इसका सबसे ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि हम रेनफेड एरिया हैं, बारिशों पर डिपेंड करते हैं, सो इस दफा एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर में सीएम पंजाब का जो है वो एक आपको ये एक प्लान था पोटोहार को अपलिफ्ट करने के लिए। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, जिसमें जिंजर गार्लिक कल्टीवेशन का है। इसके अलावा हमारे पास वाटर स्कीम्स का बहुत ज़्यादा है, स्मॉल डैम्स मिनी डैम्स कंस्ट्रक्शंस का बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ के एरिया के लिए ना कोर सब्जेक्ट था, जो टारगेट पॉइंट था कि मैक्सिमम जो है वो वाटर स्पॉट्स वाटर एरियाज जो हैं, क्योंकि रेनफेड एरिया है तो यहाँ पानी का बहुत मेजर इशू होता है। सो मिनी डैम्स और स्मॉल डैम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि वो बनाएंगे, और वहाँ पे जो है हम पोटोहार रीजन में स्पेशली, तो ये हमारे पास 4-5-7 अरब रुपए का ये जो है वो प्रोजेक्ट है जो पोटोहार को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया है। इसी तरह मरी के अंदर फेंसिंग का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है मरी की एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर में वाइल्ड बोर्स का बहुत मेजर इशू था। सो फेंसिंग फार्मर फील्ड की फेंसिंग के लिए निकाला गया। अब सब्सिडी के ऊपर फार्मर्स को अपनी फील्ड की फेंसिंग करके दी जाएगी। सो इन जनरल में अगर आपसे बात करूं
तो इस तरह के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि वो ये है कि अगर हमारी ख़वातीन जितनी भी हमारी मेरी फीमेल फार्मर्स या काश्तकार मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप का ताल्लुक महकमे से कैसे बन सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो सबसे पहले जो भी आपकी तहसील है, जो भी आपका मरकज़ है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हों। कोशिश करें आप डायरेक्टली खुद शामिल हों, अपने नंबर से शामिल हों, ताकि कोई भी अपडेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट, ज़राअत से रिलेटेड अपडेट, वो आपको डायरेक्टली आपके फ़ोन पे आए। नंबर 1। नंबर 2, अपने इलाके के एग्रीकल्चर ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस से अपने राब्ते को कायम करें। हमारी तरफ सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ खुद, जो मैंने फील किया है इन सर्विस के इस ईयर्स में, कि मुझे जो फीलिंग है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। ये वन वे नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट आपके डोर स्टेप पे आएगी, बिल्कुल आएगी। हमें इसी चीज़ की, हम इसी सर्विसेज के लिए यहाँ बैठे हैं कि आपके डोर स्टेप पे आएँ। लेकिन थोड़ा-सा कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। आप सोशल मीडिया के थ्रू तमाम पेजेस को फॉलो करें। आप अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप्स में रजिस्टर करवाएं, ताकि आपकी इंपॉर्टेंस को फील और रियलाइज किया जा सके। ये मैं आपको वसूख से कह रही हूँ कि हमारी तरफ कभी बैलेटिंग होती है ना, ये जो कुरानंदाजी की जाती है किसी भी स्कीम की, किसी भी प्रोजेक्ट की, तो अगर किसी खातून का नाम निकल आता है या हमें पता चल जाता है लिस्ट में कि खवातीन में से किसी ने अप्लाई किया हुआ है, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि हम उसको खुद प्रेफरेंस देते हैं, बैलेटिंग के बगैर उसको विनर करार दे देते हैं, ताकि ये प्रमोशन हो। उस खातून की वजह से बहुत सारी और लोग भी ये रियलाइज कर दिए कि जी हम भी अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट टाइम हमने भी विन करना है। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्टली खुद से इन्वॉल्व हो। अगर आप एग्रीकल्चर में अपनी इनपुट दे रहे हैं, आप एग्रीकल्चर में अपना पूरा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको खुद को इतना प्रोमिनेंट करना चाहिए कि डिपार्टमेंट में आपको खुद को दिखाना चाहिए कि हम हैं। पहला स्टेप आपको भी लेना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर्स करवाएं, डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व हों, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज करें, एक राब्ते का जरिया बन जाएं। अगर आपके इलाके में कोई फीमेल एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं तो उनके साथ, अदरवाइज आप मेल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के साथ अपने राब्ते में रहें। और इन ग्रुप्स का बहुत फायदा है, हमारे तहसील लेवल तक के ग्रुप्स हैं। ये इतना क्विक कम्युनिकेशन का वे है कि जो ही हमारी कोई स्कीम आती है, सबसे पहले इन ग्रुप्स के अंदर जा रही होती है और वहां बताया जा रहा होता है कि ये क्राइटेरिया है, आप अप्लाई करें और इसमें से ये डेडलाइन है, इस डेट तक अप्लाई करना है और इस तक। और अप्लाई करने का भी कोई प्रोसीजर कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप सिंपल सा प्रोसीजर होता है। और अगर ऑफिस नहीं जा सकती, आप कॉल पे लेके, कॉल पे करके अपने एरिया के जो भी ऑफिसर हैं या जो भी स्टाफ है उसके साथ कम्युनिकेट करके अपने आप को जो है वो उस स्कीम में अप्लाई करें। वंस आप अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे, फिर डिपार्टमेंट आपको खुद कांटेक्ट करने लगता है कि जी ये स्कीम आ गई है, अब आपका नाम हम इसमें डाल दें कि नहीं डालें। हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली सालों साल स्कीम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा जाहिर प्लस पॉइंट यही है कि वो डिपार्टमेंट के साथ इन टच रहते हैं। आपको भी ये करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। इसके अलावा जो है स्कीम्स के अलावा भी डिपार्टमेंट में हमारी एडवाइजरी सर्विसेज, क्योंकि ये हमारा मेन कोर एरिया है, तो एडवाइजरी सर्विसेज देना डिपार्टमेंट का, वो कभी भी किसी भी क्रॉप से रिलेटेड, पेस्टिसाइड, प्लांट प्रोटेक्शन के हिसाब से या प्रोडक्शन के हिसाब से कोई भी इशू, किसी भी से ज़राअत से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो वो हमारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एड्रेस करना। अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे तो इमीडिएट आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि हर बुध वाले दिन डिपार्टमेंट जो है वो मरकज लेवल पे, तहसील लेवल पे प्लांट क्लिनिक्स लगाता है, जो कि कैबी के साथ हमारा एक इनिशिएटिव है। और वो प्लांट क्लिनिक का मकसद भी यही होता है कि फार्मर्स जो हैं वो उनको ऑफिसेस तक ना जाना पड़े, वो उनके डोर स्टेप्स पे और प्रोमिनेंट प्लेसेस पे यूसी, वो हमारी जो प्लांट क्लिनिक हैं उनकी प्लेसेस अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसी हैं कि किसी यूसी ऑफिस में, किसी मंडी में, लाइक इस तरह के एरियाज के अंदर वो जो है वो प्लांट क्लिनिक जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। अच्छा उसमें सर, फार्मर्स, ये जो आपके क्लिनिक्स लगते हैं केबी के साथ मिलके, तो ये आप हर डिस्ट्रिक्ट में लगाते होते हैं? मैम ये हर तहसील में लगते हैं, हर ओके। तहसील में। वो डिपेंड ठीक है। करता है, उसका ये है कि कुछ तहसीलों में तो दो दो भी लगते हैं और कुछ में एक भी लगता है। ठीक हर है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में, हर तहसील में, हर जगह पे हमारा प्लांट क्लिनिक लगता है।
हर कोई बुध वाले दिन लगता है। कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है या फिर पूरा दिन लगाते हैं आप लोग? इसकी टाइमिंग्स का ये होता है कि 9 से 2 हमारी ऑफिशियल टाइमिंग्स होती है प्लांट क्लिनिक की। तो इस ठीक है। दौरान अब इसमें इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि मैं वही जैसे इनको सबसे पहले बताया था कि आप अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इस तहसील का प्लांट क्लिनिक कहाँ लगता है, जैसे आप पिंडी का पूछेंगे तो मैं आपको पिंडी के 6 डिस्ट्रिक्ट्स का इजीली बता सकती हूँ कि कौन कहाँ लगा रहा है और किस जगह लगा रहा है। वो आप डिस्ट्रिक्ट्स फोन करके या अपने तहसील ऑफिस में फोन करके आप पता कर सकते हैं। वंस आपको एक दफा पता चल जाएगी इस पोजीशन पे प्लांट क्लिनिक लगता है, वो क्योंकि बहुत नियरेस्ट स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आप इजीली वहां अप्रोच कर सकते हैं हमारे ऑफिसर्स को, हमारे स्टाफ को, फील्ड स्टाफ को। और कोई भी किसी भी क्रॉप से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई एडवाइजरी लेनी हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो वहां पे आराम से आपको मिल सकती है बगैर किसी इशू पे। ठीक है शेरी, अगर आप पोटोहार रीजन के उनके क्लिनिक्स का अगर आपको अभी याद है या आइडिया है तो वो बता दें, अगर ऑडियंस हमारी पोटोहार रीजन से सुन रही है तो इजली वेडनेसडे को जाके विजिट कर लें। अच्छा, जो मुझे एग्जैक्टली अब पूरे डिवीजन में मैं आपको ये बता सकती हूँ, जैसे रावलपिंडी से स्टार्ट करें तो रावलपिंडी डिवीजन में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे हमारा हमारा ऑफिस मरी रोड पे है, तो एक हमारा प्लांट क्लिनिक मरी रोड पे लग रहा है। इस तरह से एक रावलपिंडी के अंदर ही हमारा ये गिरजा घर के अंदर चक्री साइड पे दूसरा प्लांट क्लिनिक लगता है, जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह कलरसीदा के अंदर, कलरसीदा ऑफिस के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन यूनियन काउंसिल ऑफिस है कलरसीदा का, वहां पे जो है वो लग रहा है। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं आपको लिस्ट विद देयर लोकेशन जो है वो शेयर कर दूंगी, जो पिंडी डिवीजन की है, तो वो इजीली अप्रोचेबल है। आप प्लीज वो हमारे साथ शेयर कर दें ताकि हम अपनी रूरल वीमेंस के साथ शेयर कर दें, अगर जिस किसी ने को भी चाहिए या विजिट करना चाहें तो वो वहां जाके विजिट भी कर लें, और जिनको प्लांट्स वगैरह चाहिए तो वो अवेल भी कर सकते। जो प्लांट से रिलेटेड बात है, एडवाइजरी सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज वो डिपार्टमेंट देता है। जो प्लांट्स वाली बात कर रही है तो वो हमारा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है। जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है वो प्लांट्स वो प्रोवाइड करते हैं। अगर इनको किसी को भी प्लांट्स चाहिए सब्सिडाइज रेट के ऊपर तो वो, हाँ, हमारी नर्सरीज जरूर है डिपार्टमेंट की, फ्रूट नर्सरीज होती हैं जिनके अंदर हम पौधे देते हैं फार्मर्स को। और वो एक पिंडी के अंदर है, एक मरी में है, 2 बरी में और एक पिंडी में है। तो वो फ्रूट नर्सरीज हमारी गवर्नमेंट की मौजूद हैं। अगर किसी को फ्रूट प्लांट्स चाहिए तो वो हमारी डिपार्टमेंट देता है और सब्सिडाइज रेट पे देता है। सब्सिडाइज मतलब आधी कीमत पे दे रहे होते हैं। सो वो आपको इजीली अवेलेबल है। किसी को भी चाहिए हो तो आप पिंडी ऑफिस में कॉल करके ले सकते हैं, मरी ऑफिस में कॉल करके ले सकते हैं। उनकी बहुत बड़ी नर्सरीज हैं, वो आपको आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्रूट नर्सरीज। तो ये हिसाब है। लेकिन डिपार्टमेंट के जो है ना वो आपको ओवरऑल मैं अगर बताऊं तो एडवाइजरी सर्विस और टेक्निकल सर्विसेज फार्मर्स को देते हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स हैं अभी लैंड, कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो लैंड स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, तो उनको भी सर्विसेज दी जा रही होती हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को डील करती हूँ, एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट से हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट अलग है, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज अलग है, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट अलग है। अब हर डिपार्टमेंट, जैसे मैं आपको अपने डिपार्टमेंट की बता रही हूँ, इस तरह हर डिपार्टमेंट का मकसद, वो उनकी जो कोर एरियाज हैं जिनको एड्रेस करते हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन ओवरऑल सबका एक ही मकसद होता है कि फार्मर्स को तक उनकी अप्रोच होती है और उनको फार्मर्स को फैसिलिटेट करना होता है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से कर रहे हो। पीपी वाले जो होते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, वो उनकी क्रॉप की डिजीजेस को, इंसेक्ट पेस्ट को, क्रॉप हेल्थ को जो है वो डील कर रहे होते हैं। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप पीपी डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, वो लैंड मैनेजमेंट से, लैंड जमीन के बनाना, जमीन की कटाई वो रोकने के लिए सब करते हैं, लैंड डेवलपमेंट के लिए बेसिकली, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए जो है वो करते हैं। वाटर मैनेजमेंट हमारा इन्वॉल्व होता है इसी काम के लिए। बड़ी उनके पास अच्छी प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी सब्सिडीज दे रहे हैं। इसी जैसे मैं आपको अपनी सब्सिडीज बता रही थी, इतनी ही मल्टीपल सब्सिडीज इन तमाम डिपार्टमेंट्स में इस टाइम चल रही हैं। सो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी आउटरीच है। आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस टाइम फार्मर्स के लिए ये है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मल्टीपल चीजें चल रही हैं। लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने एड्रेस कैसे करने, इन तक पहुंचना कैसे है, तो वो वे आउट हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला और अच्छा इस टाइम जरिया जो है वो सोशल मीडिया का है। ये ग्रुप्स हैं, ये फेसबुक है, इंस्टा है, किसी भी सोशल हैंडल पे अगर वो आप हैं, अगर भी किसी भी
अब मुझे अच्छा। लगता है व्हाट्सएप तो जी, हाँ, जी। अच्छा शैलेश, आप बार बार वो कह रही हैं कि आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे किसान जो हैं वो खुद को ऐड करवा सकते हैं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन आती रहे। तो क्या आपका कोई इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप है रावलपिंडी डिवीजन का जिसमें लोग ऐड होना चाहें? तो उसका नंबर आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा। हमारी ऑडियंस में से कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें वो चैट बॉक्स पे आप कर दें ताकि फिर हम ऐड हो सके। जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, पोटोहार फार्मर्स के नाम से रावलपिंडी डिवीजन का एक ग्रुप है जिसमें पोटोहार के तमाम प्रोग्रेसिव और बड़े फार्मर्स हैं। मैं इसका आपको शेयर कर देती हूँ। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है। और इसके अलावा इसको ऐड करने के लिए फिर यही है कि आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक मैं है। कोशिश करती हूँ इसका लिंक कहीं से मिल जाए इस ग्रुप का, ताकि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप ये ओपन ग्रुप तो नहीं है, इसमें ये है कि हमारे जो हैं वो जो डायरेक्टर्स हैं और वो जो हमारे टीम के मेंबर्स होते हैं वो इनके एडमिन हैं, लेकिन वो इजीली ज्वाइन कर, कोई भी हमें रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ठीक आपको है। वो लिंक आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। थैंक यू सो पोटोहार मच। सरिश आपने कहा कि इस ग्रुप में हमारे तमाम प्रोग्रेसिव और बड़े फार्मर हैं, जी, जी, तो जी। क्या इसमें सिर्फ बड़े फार्मर आ सकते हैं, छोटे फार्मर नहीं आ सकते? खास तौर नहीं, पे नहीं, बिल्कुल नहीं है। छोटी जमीन की मालकान, ये ना हो कि आपके एडमिन वाले रिजेक्ट कर दें। क्या वो कोई नो, नो, सवाल नो, नो, वगैरह नो। पूछते मैम ऐसा है कि इसमें सारे फार्मर्स हैं। शायद मेरे कहने में वो आ गया होगा, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के अलावा भी तमाम फार्मर्स हैं। 295 इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। और अब 295 तो नहीं हो सकते बड़े फार्मर्स हैं, इसमें सब फार्मर्स मौजूद हैं। कोई भी फार्मर्स, इसमें मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि बड़ी हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही होती हैं। लोग अपने इश्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं, इवन फार्मर्स एक दूसरे को मशवरे दे रहे होते हैं कि यूं कर लें, इस तरह से मसला हल कर लें। डिपार्टमेंट के लोग भी ऑब्वियसली इनको रिप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में फार्मर्स भी बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मैं आपको इसका लिंक भेजूंगी, आप इसको ज्वाइन करवाइएगा। ये पोटोहार फार्मर्स के नाम से है। इसी तरह से जो तहसील लेवल पे ग्रुप्स बने हुए, उनको अप्रोच करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि आपको अपनी तहसील के पर्टिकुलर जो ऑफिशियल या ऑफिसर के साथ इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। फिर वो जो जाके वो आपको ना ऐड करेंगे, वो एडमिन होते हैं, वो प्रॉपरली ऐड कर लेंगे। तो कोई भी बंदा, किसी भी छोटा फार्मर, बड़ा फार्मर, मजारा, कोई भी, हमें तो फार्मर्स से कंसर्न होता है, उनकी मलकियत से या उससे कोई हमारा कंसर्न नहीं है। सो वो खवातीन ऐड हो सकते फार्मर हैं। भी ज्वाइन कर सकती हैं, खवातीन? जी, बिल्कुल, मैं इसीलिए इनको मोटिवेट करी थी कि आप लोग खुद हम्म, ज्वाइन हो, अपने नंबर्स के से ज्वाइन करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमें भी कभी टारगेट करना पड़ता है फीमेल फार्मर्स को, तो हमें बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना मैडम। ऑल्दो चले ठीक हमारे है। हमारी आउटरीच ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें फीमेल फार्मर को टारगेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अगर ऐड होंगी तो चले, हमारे लिए भी थैंक बहुत यू। अच्छा हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट की कुछ थी जो मैंने आपसे इम्पोर्टेंट शेयर की हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्टिविटीज रनिंग में है, लेकिन वो यही है कि जब आप कांटेक्ट में आएंगे, जो आपकी नीड के मुताबिक, जो भी आपका, जो आपको लगता है कि ये चीज हमें जरूरत है, उसके मुताबिक आपको बताया जाएगा कि यार आप इसमें अप्लाई कर लें, ये कर लें, जो भी। इवन दो, अगर इफ यू मतलब अगर किसी फीमेल फार्मर ने स्टार्ट लेना है और उसको मशवरा चाहिए कि भाई मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, कैसे करूं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ी टेक्निकल सपोर्ट भी डिपार्टमेंट दे रहा होता है। आप आके मशवरा करें, हम आपको कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें आप एलिजिबल होंगी, जिसमें हमें लगेगा कि आप इसमें आ सकती हैं, हम आपको उसके अंदर अप्लाई करवाएंगे, उससे फायदा लें और अपना स्टार्ट करें, सेटअप स्टार्ट करें। मुझे हमारे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक तो फीमेल फार्मर्स जो है ना वो सपोर्ट सिस्टम पे चल रही है, मतलब मेल फार्मर्स हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के सपोर्ट सिस्टम में हो रही होती हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर। सो इसलिए भी हमें टारगेट करना, लेकिन अभी कुछ इंसेंटिव्स में जब हमने देखा है कि फीमेल फार्मर्स, इवन दो कुछ तो जेलम के अंदर डायरेक्ट अपना ट्रैक्टर भी खुद लेने आई हैं, रिसीव करने आई हैं, तो उनको देख के बड़ी खुशी होती है। तो अच्छी बात है कि अगर ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी तो हमें भी खुशी होगी, और डिपार्टमेंट इनको प्रमोट भी बहुत ज्यादा करता है। मैं आपको बता रही हूँ, कैट जेआईपी हमारा एक प्रोजेक्ट था बरानी एरिया के लिए, झेलम में स्पेसिफिकली चला है। उसके अंदर बहुत सारी फीमेल्स थी जिन्होंने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स विन किए, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उसका एक सेगमेंट था, वो वाहिद प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने ही पॉलिसी के अंदर एक तो फार्मर फील्ड स्कूल स्टैब्लिश करने के लिए कहा था, और पर्टिकुलरली खवातीन के लिए कहा था। पीटी खान के अंदर वो स्कूल्स बनते थे,
टेम्परेरी तौर पे, और वहाँ पे फीमेल फार्मर्स को हमारी फीमेल ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेन करती थी जाके बाकायदा तौर पे, और वो ट्रेनिंग दे के फिर जो है करती थी। तो वो था ही खवातीन के लिए। सो उस प्रोजेक्ट के अंदर ना खवातीन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। तो हम कोशिश तो करते हैं कि अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे ही किया जाए जहाँ पर्टिकुलरली हम टारगेट कर सके। लेकिन मैडम बड़ी मुश्किलात होती है हमें फीमेल फार्मर्स को लोकेट करना, फीमेल फार्मर्स को मनाना, फिर उनको उस तक लेकर आना। ऑब्वियसली उनके एंड पे भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे हम आपको मैं बता रही हूँ इस तरह से उनके एंड पे भी बैरियर्स काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये था कि उस प्रोजेक्ट में काफी सक्सेस मिली थी हमें, और हमारे पास काफी डेटा है जिसके अंदर फीमेल फार्मर की इन्वॉल्वमेंट है हमारे पास, स्पेशली स्कूल्स के अंदर। और जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट सब्सिडी पे दिए गए थे उनमें विनर्स जो हैं वो हमारी फीमेल फार्मर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई कुछ डिस्कशन वगैरह करनी हो तो आप काइंडली। एग्जैक्टली हमारे पास बस 10 मिनट रहते हैं, तो मेरी तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, सरिश हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए है अभी, तो अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। और दूसरा, मैं तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लें, ताकि हम एक जैसे हर वेबिनार में एक यादगार सी पिक्चर बनाते हैं, आज के वेबिनार में भी हम वो पिक्चर बना सकें। तो सेरिश, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें मैंने एक अभी वो सोलर पैनल्स की भी एक देखी थी स्कीम, वो थोड़ा सा ऑडियंस को बता देती हैं जब तक, अगर उनका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सोलर की आप काइंडली स्लाइड पे जाएंगी, क्योंकि सोलर जो है वो इस टाइम वाटर मैनेजमेंट डील कर रहा है, वो भी सब्सिडी पे मिल रहा है 80-20 सब्सिडी पे। वो हमारा वाटर मैनेजमेंट का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो उस इनिशिएटिव को जो है वो देख रहा है ये। सेरिश, आपको स्क्रीन नजर आ रही है अब? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब ये देखिए 23-24 का चल रहा था, अब हम 25-26 में चले गए। लास्ट ईयर इन लोगों ने प्रॉपर ये है वो इसमें ये होता है कि खालें बनाई जाती हैं और उसके साथ सोलर भी दिया जाता है। सोलर ये डिपार्टमेंट एडजस्ट करके देता है, और ये 80-20 की सब्सिडी है। बट राइट नाउ अब मैं मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये इस ईयर भी ये सब्सिडी चल रही है, क्योंकि ये रेसिप्रोकेट हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर्स में भी जा रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी कंफर्म करना पड़ेगा ये रनिंग में है कि नहीं। अच्छा, मैं आपको यही बताना चाह रही थी, अब ये देखिए ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, ये जो सोलर इंस्टॉलेशन का है। इसमें ये ड्रिप भी लगा के देते हैं, ड्रिप ऑर्चिड्स के अंदर, क्रॉप्स में भी, वेजिटेबल्स के अंदर भी, और साथ सोलर अटैच करके देते हैं। और ये सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की, हाफ गवर्नमेंट होता है और हाफ जो है वो फार्मर पे करता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो अभी शुरू में ही आपको मैंने सबसे पहले बताई थी, इसमें जैसे अब किसी भी कोई भी ये स्कीम्स हैं, इसके अलावा भी बहुत मल्टीपल स्कीम्स हैं। किसी भी स्कीम में अगर आपको कोई भी क्लिक करती है तो उसका यही जरिए कि आप सबसे इजीएस्ट वे है कॉल कॉल पिक करें। उस कॉल से जो है ना, कॉल पे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करें, वो आपको आइडिया देंगे कि अभी ये रनिंग, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम होता है। अब मुझे लगता है इसका टाइम फ्रेम भी आउट हुआ होगा, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह या इस नेक्स्ट फेज में होपफुली ये अकोमोडेट करेंगे इसको। लेकिन फिर भी मैं आपको ना चेक करके भी बता दूंगी कि वाटर मैनेजमेंट की ये जो स्कीम है ये इस टाइम रनिंग है कि ये नहीं। ये एक जो गुड न्यूज वाली स्लाइड भी है आपकी, इसके बारे में भी प्लीज बता दीजिएगा। गुड न्यूज, ये मैं जैसे एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आपको बताया था, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर ये जो है आपको पता होगा कि पोटोहार में ना अदरक के ऊपर काम नहीं होता। अदरक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाई जाती है, लेकिन ऑन प्रोडक्शनल बेसिस पे अदरक नहीं लगती। सो इस दफा एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, जिसके अंदर अब फार्मर्स लेवल पे जो है वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगेंगे जिसमें सब्सिडी दी जाएगी फार्मर्स को, कि वो प्रमोट करेंगे कि आप ना अदरक की कल्टीवेशन की तरफ फार्मर्स को प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह से ऑलिव की तरफ भी किया जा रहा है। मैं आपको कह रही हूँ बहुत सारे मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये जो अदरक वाली है ये एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का पार्ट है, जिसमें मैंने आपको फेंसिंग और बाकी एक्टिविटीज भी बताई थी। सो उस प्रोजेक्ट में ये हो रहा है कि अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है। सो जो फार्मर रजिस्टर हो जाएंगे उनके एरिया के वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोटोहार के लिए सेम होता है, 1 एकड़ तक की लैंड होती है। और जो जो भी फार्मर इसमें इंटरेस्टेड है पोटोहार रीजन के अंदर, वो जो है उसमें अप्लाई करेंगे। आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहां से आपको इनके फॉर्म्स भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होते हैं। वहां पे आप फॉर्म फिल करें, डिपार्टमेंट में सबमिट करा दें,
और उसके बाद जो है वो आपको, अगर आपकी बैलेटिंग में आपका नाम आ जाता है, तो फिर आपका जो है वो प्लॉट जो है वो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करेगा। प्रोडक्शन आपकी अपनी होती है, इवन सब्सिडी भी दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। थैंक यू सो मच सेरिश, आपके टाइम के लिए। आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। मेरी तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम वो पिक्चर जो हमारी एक यादगार सी पिक्चर होती है हर दफा हम बनाते हैं, वो हम बना सके सेरिश के साथ, जिन्होंने आज इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी अच्छी अच्छी इन्होंने बताई, ताकि हम सब उससे बेनिफिट ले सके। और जितनी भी किसान खवातीन हमें आज का वेबिनार सुन रही हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो सेरिश ने कहा कि अपना किसान कार्ड बनवा दे सबसे पहले तो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर आप लोग कोई भी फार्मर्स के लिए स्कीम आती है वो अवेल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना किसान फॉर्म कार्ड बनवा लीजिएगा। उसके बाद जो है जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के एग्रीकल्चर के बने हुए, उनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो सेरिश कह रही हैं कि फेसबुक पेजेस हैं, वहां से आप उनको पहले लाइक करिएगा, उसके बाद वहां से उनका कांटेक्ट नंबर निकालने की कोशिश करिएगा। पिंडी का सेरिश ने कहा कि वो हमें जो है वो शेयर कर देंगी। अगर सेरिश आपके लिए पॉसिबल है अभी, तो चैट बॉक्स में कर दीजिएगा। कुछ लोग अभी मांग भी रहे थे, कह रहे थे कि आप सेरिश से रिक्वेस्ट करें कि वो चैट बॉक्स में ऐड कर दें। और दूसरा जो है वो अपने जो एग्रीकल्चर ऑफिसर से जो है वो आप लोग कनेक्ट हो जाएं, ताकि आपको जितने भी ये स्कीम्स आती हैं तो आप उनसे उनकी आगाही आप तक हो, ताकि आप उन पे अप्लाई कर सके। थैंक यू सो मच सेरिश आपके टाइम का। थैंक यू सो मच तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने आज का वेबिनार ज्वाइन किया। उम्मीद है आप सब लोगों ने कोई ना कोई अच्छी चीज सीखी होगी, और यकीनन सीखी होगी। क्या सीखी ही है, सेरिश ने इतनी अच्छी स्कीम्स बताई हैं, तो उम्मीद है आप जो जो एलिजिबल हैं इसके लिए वो अप्लाई करेंगे और फायदा भी हासिल करेंगे। सेरिश, आप प्लीज, अगर आपके कोई क्लोजिंग रिमार्क्स है तो वो दे दें, ताकि हम इसको वाइंड अप कर लें। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। शुरू में तो थोड़ा सा इशू मेरे भी बिहाफ पे हो गया था, लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि अब तो बहुत सारी ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर चैनल्स भी बन गए हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि क्योंकि अब दौर ही डिजिटल मीडिया का है, सो आप कोशिश करें कि जितने मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप डिपार्टमेंट को या किसी भी एग्रीकल्चर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करें। उसका बहुत फायदा होता है। आपके लिए बहुत सारी सब्सिडीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो रही होती हैं, जिसमें से आप फायदा ले सकते हैं। तो जरूर लें। अपनी जो है वो प्लेस बनाएं डिपार्टमेंट में, अपनी सेक्टर के अंदर। हमारी खवातीन बहुत काम कर रही हैं, और स्पेशली वेजिटेबल एरिया में हमारी जो पोटोहार के पीडी खान, टेक्सला, हजरो और ये ऐसे जो कोर एरियाज हैं, जो वेजिटेबल के एरियाज हैं, वहाँ पे हम फार्मर्स को, फीमेल फार्मर्स को देखते हैं तो बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं फार्मिंग के अंदर। सो आई विश कि जितना वो काम करती हैं उनको उतना ही पे बैक भी किया जाए। तो उस पे बैक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी खवातीन है वो खुद को इन्वॉल्व करेंगी सबसे पहले, और मतलब ऐसी जगहों में कम्युनिकेशन और ये जरिया इंक्रीज करेंगी। मुझे अच्छा लगा आपका वेबिनार अटेंड करके, और सबसे बड़ी बात ये खुशी हुई है इतनी सारी खवातीन को देख के। एंड आई रियली होप कि आगे भी फ्यूचर में इंशाल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो इससे ज़्यादा कुछ हम शेयर करेंगे। मैं बड़ी मल्टीपल एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व थी आज डिपार्टमेंट में भी, और पर्सनल लेवल पे भी, तो मैं इतना अच्छा वो नहीं कर सकी। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो आपके साथ उन फीमेल फार्मर्स को शेयर करूं जो डिपार्टमेंट से कुछ ले रही हैं, कुछ आप मतलब आप सबको वहाँ पे नुमाइंदगी आपकी दे रही हैं डिपार्टमेंट लेवल पे एग्रीकल्चर के। सो आप कोशिश करें कि खुद को इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर रजिस्टर करवाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ों में इन्वॉल्व हों। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। आपको थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच यू। मुझे सेरिश। आप
कि इतनी ज्यादा एंगेजमेंट होने के बावजूद आपने हमें टाइम दिया, हमारी खवातीन को टाइम दिया और उनको इतनी बेनिफिट वाली चीजें आपने बताई। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ और भी इसी तरह के वेबिनार्स करें जिनमें हमारी खवातीन को आप गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स, जो आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होने की वजह से आपने कुछ ही स्कीम्स बताई हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपके साथ एक और वेबिनार करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सेरिश आपके टाइम के लिए। थैंक यू सैरिश, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम पौधा, really appreciate your time. Thank you so much, ma'am, for inviting me. तो यहीं पे हम अपने वेबिनार को वाइंड अप करते हैं आज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच सेरिश, थैंक यू सो मच तमाम पार्टिसिपेंट्स का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।